हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह। मुझे सिविल सर्विसेज में मेंस लिखने का मौका मिल चुका है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बैक टू बैक हिस्ट्री के सारे क्लासेस लूंगा और पेड कंटेंट बिल्कुल ही फ्री में रहेंगे, उस वादे के मुताबिक मैं आज हाजिर हूं अपने नेक्स्ट क्लास के साथ। तो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। मौर्यों ने अपनी शासन व्यवस्था काफी अच्छे से चलाया था और उस समय के जो लोग थे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक अखंड भारत का निर्माण करने वाले राज्य का इस प्रकार दोहन होगा और इस प्रकार वो मिट्टी में मिल जाएगा। देखो, होता क्या है ना कि जो भी शासक होता है, जो शासक वर्ग है या फिर राजतंत्र या लोकतंत्र की भी बात कर लेते हैं, आज किसी ने सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस का ये हाल होगा भारत में जो इस समय है। देखो, लोग राजनीति पे बात करने से पता नहीं क्यों डरते हैं। देखो, राजनीति में अपने विचार रखने चाहिए, हाँ, पर वो विचार तार्किक होने चाहिए। भारत के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम भारत की राजनीतिक स्थितियों का विवेचना करें और उनसे कुछ सीखें। लोग बोलते हैं राजनीति पे बात, ना क्यों नहीं करें भाई राजनीति में बात। हमारी डेली की डेली लाइफ, हमारी हर एक चीज जो अफेक्टेड है, डायरेक्ट लिंक है वो राजनीति से है। कितना बजट पास हो रहा है, क्या हो रहा है। जो समझदार व्यक्ति है वो राजनीति की बातों से आपसे कभी भी, आपको तार्किक वर्णन के साथ आपसे झगड़ा वो नहीं करेगा। तो इसीलिए राजनीतिक विचार कभी भी रखिए, कोई भी विचार रखिए तो उसमें तर्कपूर्ण बातें होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज से कुछ साल पहले अगर कोई बोले कि कांग्रेस इस प्रकार से कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी तो कोई मानता नहीं। वैसे ही आज बीजेपी है और कल देखा जाएगा, कल कोई नई पार्टी होगी, तो ये जो शक्तियां हैं वो बदलती रहती हैं पर लोकेशन वही रहता है। अब बात करते हैं मौर्योत्तर काल की। मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य के बाद का काल। मौर्य काल का जब अंत होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मौर्य काल का अंत होता क्यों है। देखो, हुआ क्या था ना कि जो आने वाले टाइम में जो शासक हुए मौर्य काल के, अगर चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासक को छोड़ दे, चंद्रगुप्त की कमी, देखो, चंद्रगुप्त मौर्य और उनके कुछ आने वाले शासकों ने बहुत अच्छे से अपने राज्य को चलाया था, पर जो आने वाली पीढ़ी हुई वो अपने विरासत को संभाल नहीं पाई। मैंने बताया था ना पिछले वाले क्लास में कि अगर कोई अपने विरासत को अच्छे से संभाल नहीं पाएगा तो उसका विघटन निश्चित रूप से होगा, और वही हुआ मौर्य काल के साथ। मौर्य काल में क्या हुआ कि उस एक तो इस समय राजनीतिक जो शक्तियां थी वो काफी कमजोर हो चुकी थी। जो राजनीतिक विभेद थे, जो वैचारिक मतभेद थे, वो चलते गए और शक्तियां नाश हो गए, शक्तियों का नाश होते गया। और आने वाले जो राजा थे वो काफी मतलब अपने भोग विलास के जीवन में परिपूर्ण रहे और कोई भी जनता पे ध्यान नहीं दिया। किसी ने भी उस अखंड भारत को बनाए रखने के सपना को साकार नहीं किया और उत्तर पश्चिम से हमला होने लगा। उत्तर पश्चिम मध्य एशिया से, इसके इसी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कुछ विदेशी शासक जैसे इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन या कुषाण, कैसे उन्होंने भारत पे आके अपने साम्राज्य को स्थापित कर लिया। ये कहीं ना कहीं भारत शासकों की कमी ही थी कि विदेशी आक्रमणकारियों, विदेशी आक्रांताओं ने भारत पे हमला किया और यहाँ पे सत्ता का स्थापन किया। अगर बात करें कुछ देशी शासक की, तो देखो, लड़के बहुत कंफ्यूज रहते हैं देशी शासक और विदेशी शासक। कई लोग पता है कुषाण वंश या फिर इन सब के बारे में सुनते हैं ना तो समझते हैं कि ये भारत की शक्ति आती। नहीं बाबू, जो कुषाण वंश था वो चीन का शासक था, वहां से उनको खदेड़ा गया था। इसके बारे में नेक्स्ट आगे बात करेंगे अभी हम लोग। तो अभी आप लोग बस ये जान लीजिए कि जो इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण थे, ये क्या थे? ये आपके विदेशी शासक थे। ये भारत के नहीं थे। ये विदेश से भारत में आके आक्रांता के रूप में भारत में आए और इन्होंने अपने राज्य का विस्तार यहाँ पे किया था। अगर फिर बात करें देशी शासक की, तो सुंग, कण्व, चोल, ये जितने भी राज्य था ये भारतीय राजा थे। इसमें लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि जो कुषाण शासक थे वो कहाँ के थे? वो चीन से आए थे, यहाँ के नहीं थे। वहां की एक येती जाति थी। वहीं तो बात करते हैं मौर्य की, तो मौर्य में जो राजनीति था वो राजनीतिक विघटन होने लगा। शासक के खिलाफ लोगों ने षड्यंत्र रचने लगे। जो वहां का कुलीन वर्ग था, जो वहां का धनी वर्ग था, वो शासन के खिलाफ क्या, वो विद्रोह करने लगा और संभाल नहीं पाए ये लोग, और उत्तर पश्चिम से इसी में हमला होने लगा। और क्या दक्षिण भारत जो था, देखो, उत्तर भारत से मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है मगध से। मगध, मैंने क्या बताया था, मगध सबसे पावरफुल था उड़ीसा साइड में। तो ये जो उत्तर का केंद्र था, ये भारत में अगर बात करिए उड़ीसा वाले साइड, तो उत्तर में तो इन लोगों ने अच्छे से संभाल लिया। जो केंद्र था वहां से तो इन लोगों ने संभाल लिया, पर दक्षिण भारत का क्या? दक्षिण भारत में विद्रोह चालू हो गए। दक्षिण भारत में केंद्र से काफी दूरी थी और ये लोग, मैंने बताया जैसा कि प्रशासनिक कमजोरियों और राजनीतिक विघटन के कारण ये लोग दक्षिण भारत को अपने कंट्रोल में नहीं ला पाए और दक्षिण भारत में स्वतंत्र राज्य बनने लगे, छोटे 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 छोटे। यहीं से हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे सातवाहन वंश इत्यादि ने अपना जो दक्षिण से अपना को स्थापित किया और धीरे 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 ऊपर आए वो लोग। तो अगर बात करते हैं फिर तो कैसे यहाँ पे हम लोग समझे हैं कि राजनीतिक एकता कमी थी, उत्तर पश्चिम से हमला हुआ था और क्या हुआ था, दक्षिण भारत में छोटे 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 राज्य बनने लगे थे। अब नेक्स्ट अगर बात करें, पुष्यमित्र सुंग, सुंग वंश का संस्थापक।
पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य काल का अंत किया और शुंग वंश की स्थापना किया। देखो यहां पे तुमको शस्त्र और बुद्धि का जो मिक्सर मिलेगा, जो यहां पे तुमको जो शस्त्र और बुद्धि का मिश्रण मिलेगा, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण वंश, ये पहला ऐसा शासक था, पहला ऐसा ब्राह्मण वंश था जिसने मगध पे राज किया था। कमाल का योद्धा, कमाल का ज्ञानी। मतलब बोलते हैं ना कि ब्राह्मण एक परशुराम थे, परशुराम जो भगवान थे, उनके बाद पुष्यमित्र शुंग की बात होती है ब्राह्मण राजाओं में बात करें तो। गजब का शासक था ये, इतना महान शासक। तो इसने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की राजधानी स्टार्टिंग में कहां थी, तो कहां थी, विदिशा में थी। ये है आपका विदिशा। तो देखो हुआ क्या ना, मैं बता रहा हूं, जो मौर्य शासक था ना बृहद्रथ, ये लास्ट शासक था मौर्य, उसका ये सेनापति था कौन, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो था यह सेनापति था किसका, बृहद्रथ का, मौर्य वंश का अंतिम शासक। मैंने पिछले वीडियो में बताया था तुमको कि जो मौर्य शासक था, वो जो लास्ट शासक था वो बृहद्रथ था, और बृहद्रथ का सेनापति कौन था, सेनापति था इसका पुष्यमित्र शुंग। और इसने उसकी हत्या कर दी और भारत में पहली बार मगध साम्राज्य का स्थापना हुआ। और वो क्या हुआ, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई। अगर फिर बात करें बौद्ध ग्रंथों में, तो इसको बौद्ध द्रोही कहा जाता है। बौद्ध द्रोही क्यों कहा जाता है, जो पुष्यमित्र शुंग था ना वो बौद्ध द्रोही था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यह कौन था, ये बौद्ध द्रोही था। इसको बौद्ध द्रोही पुष्यमित्र शुंग, जो पहला भारत का जो ब्राह्मण शासक था, जो मगध पे पहला ब्राह्मण शासक जिसने राज किया, वो था पुष्यमित्र शुंग। और उसको बौद्ध द्रोही कहा जाता था बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। पता है क्यों, जब वो शासक में आया ना, तो उसने बौद्ध के स्तूपों को तुड़वा दिया था, बहुत सारे स्तूपों का विघटन कराया, बहुत सारे स्तूपों को उसने तुड़वा दिया था। तो देखो इसने बहुत सारे स्तूपों को तुड़वा दिया, पर लास्ट टाइम आते आते यह समझ गया कि बौद्ध धर्म बहुत ही महान है, और उसने बौद्ध धर्म के, देखो जो पुष्यमित्र शुंग था ना, ये जब शासन में आया तो जितने भी स्तूप थे, बहुत सारे स्तूपों को तुड़वाया इसने। स्तूप क्या होता है, जब बौद्ध की मृत्यु हुई थी, जब गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो उनके अस्थियों को कई जगह पे दफना दिया गया था, और उसके ऊपर एक मोनुमेंटम बना दिया गया था, स्तूप बना दिया गया था, एक आकार बना दिया गया था जिसको स्तूप कहते हैं। तो मैंने क्या बताया कि पुष्यमित्र शुंग ने स्तूपों का विघटन किया। पुष्यमित्र शुंग ने बहुत सारे स्तूपों का विघटन किया, यह समझ नहीं पाया। फिर ये जब लास्ट टाइम में अपने था ना, तो ये बौद्ध धर्म की महानता को समझा, और इसने स्तूपों का निर्माण कराने लगा। इसने बहुत सारे स्तूपों का निर्माण कराया है। देखो लोग स्टार्टिंग में समझ नहीं पाते हैं, वो समझते हैं ना कि इस समय क्या उस समय भी चल रहा था। देखो जैसे इसने करवाया था, एक सर विराट कोहली को सभी लोग जानते होंगे, उनसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि सर आप क्या पूजा पाठ को लेके आपका क्या पर्सपेक्टिव है, तो उन्होंने पता है क्या कहा था, मैं तुमको पूजा पाठ टाइप दिखता हूं। और बाद में जब विपत्ति की घड़ी आती है, तो वही विराट कोहली सर है जो सारे मंदिरों पे गए। शायद ही कोई मंदिर होगा बड़ा जो भारत का उन्होंने छोड़ा हो, सभी मंदिरों में दर्शन किए, हम सभी मंदिरों को प्रवचन सुना उन्होंने। तो देखो वही होता है, लेट से समझ में आता है चीजें, आता है सबके लाइफ में आता है। लोग नास्तिक से आस्तिक तक का सफर तय करते हैं, और करना भी चाहिए, दोनों पर्सपेक्टिव देख लेना चाहिए लोगों को। तो इसने क्या हुआ, ऐसे ही जो पुष्यमित्र शुंग था, ये आते ही बुद्धों जो बौद्ध का स्तूप था उसको तुड़वा दिया, और बाद में महंता को समझा। और भरहूत का स्तूप जो मध्य प्रदेश में था, ये एग्जाम में आ चुका है कि भरहूत का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो क्या बताओगे, पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। भरहूत के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अगर ये पूछा जाए तो भरहूत के स्तूप का जो निर्माण था वो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। अब देखो अगर बात करें बौद्ध ग्रंथों की, तो जातक ग्रंथ, जातक की कहानियां जानते होगे तुम लोग, जातक की कहानियां बचपन में सभी लोगों ने सुना है, बौद्ध धर्म की कहानियां थी, इसमें नैतिक शिक्षा की कहानियां दी जाती थी बच्चों को। तो जो जातक ग्रंथ है वो किसके समकालीन था, ये क्वेश्चन आया नहीं अभी तक, तो इसको मैं बता दे रहा हूं, जो आएगा इंपॉर्टेंट वही याद करना। हाँ, इसमें यह है कि जो पुरोहित पतंजलि थे ना, वो इसी के समकालीन थे। पुरोहित पतंजलि किसके समकालीन थे, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, और इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। एक बार और रिपीट करता हूं, पुष्यमित्र शुंग के टाइम पतंजलि जो थे वो क्या थे, इसके पुरोहित थे, और उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। अश्वमेध यज्ञ में होता क्या था पता है, जैसे अश्वमेध यज्ञ में यज्ञ होता था और उसमें घोड़ों को छोड़ दिया जाता था। ऐसा रामायण में भी गाथा मिलता है कि जब घोड़े को छोड़ा जाता है तो उन्हीं के पुत्र लव कुश उनको रोक लेते हैं, और आगे रामायण की कहानी है। वैसे ही यहाँ पे भी छोड़ा जाता था। क्या जब पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उसमें क्या होता था, राजा का 2 घोड़ा छोड़ दिया जाता था।
और वो घोड़ा चलते 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 जिस एरिया तक जाए, अगर उसको कोई रोक लेता था तो ये माना जाता था कि राजा से उसका युद्ध करना पड़ेगा, उसको राजा से युद्ध करना पड़ेगा। और चूंकि सबको पता था कि चक्रवर्ती का है तो कोई उसे रोकता नहीं था, क्योंकि जानता था कि अश्वमेध यज्ञ वही करेगा जो पावरफुल है, और पावरफुल से कोई भी टकराना नहीं चाहता है। इसीलिए बोलता हूं पावरफुल बनो। एक बार शक्ति हाथ में आ गई ना तो फिर सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ये जो इस समय चल रहा है ना, ये कैपिटलिस्ट है पूरा भाई। भारत तो जितना ही बोल लो कि मिड में है सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट के, बट प्योर कैपिटलिस्ट है। तो पावरफुल तो तुमको बनना पड़ेगा। अब तुम सोचोगे सरकारी नौकरी से कितना ही कैपिटलिस्ट बन जाएंगे, शुरुआत तो करो। अरे ये सीढ़ी है मंजिल तक जाने की। लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी से क्या होगा, क्या क्या बन जाएंगे, कितना पैसा कमा लेंगे, क्या कैपिटलिस्ट क्या राज कर लेंगे। तो देखो बाबू, तो अभी क्या कर लोगे, किस लायक हो अभी। लोग सोचते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप भारत में चला है। देखो बाबू, एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी बात है, करनी चाहिए, बट उसके लिए कैपिटल भी तो होना चाहिए। क्या तुमको लगता है कि तुम्हारे माँ बाप सहयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हाँ अच्छी बात है, जो बनना है बनो, बट पहले एक सीढ़ी एक मुकाम तो हासिल कर लो कुछ। तो ये पहला एक मिडिल क्लास बॉय के लिए, जो लोअर मिडिल क्लास लड़के हैं ना, उनके लिए सबसे अच्छा है ये कि एक बार सरकारी नौकरी पा जाए, एक अच्छा आने लगे, स्टेबल इनकम हो जाए, पहले लाइफ में स्टेबल हो जाओ ना भाई। एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क है, जहां पे जितना प्रॉफिट रहता है उतना रिस्क रहता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप करनी अच्छी बात है, कर लेना, पर पहले एक पहला स्टेप तो चढ़ो, कुछ एक सोर्स ऑफ इनकम तो बनाओ। कुछ है ही नहीं, बस ऐसे। तो वही बात करें अगर पतंजलि की, तो ये पुरोहित थे किसके? ये पुरोहित थे पुष्यमित्र शुंग के। अब एक क्वेश्चन आता है कि अष्टाध्यायी किसने लिखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम पूछा जा चुका है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है। तो क्या बताओगे अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की। ये बहुत सारे एग्जाम पूछा जा चुका है, एक बार और बता रहा हूं कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि ने अष्टाध्यायी को लिखा था। और जो पतंजलि थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया था। और ये किसके पुरोहित थे? ये पुरोहित थे पुष्यमित्र शुंग के। अब बात करते हैं, देखो हुआ क्या कि उस समय दो हमले हुए थे। इस समय यूनानी हमले करने, पुष्यमित्र शुंग के टाइम में दो हमले हुए थे, यूनान से हमला हुआ था दोनों। यूनान कहां है? वो मध्य एशिया। देखो यूनानी के जो फिलोसफर थे ना, उनके वजह सारे हमले के पीछे जो थे, ये जितनी रचनाएं की गई थी भारत में कि भारत ये है, भारत सोने की चिड़िया है, भारत में इतना धन है, तो इसने विदेशी आक्रांताओं को कहीं ना कहीं आकर्षित किया था। इसलिए विदेशी आक्रांताओं ने सोचा कि भारत में धन बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं वो सच भी थे, भारत में बहुत ज्यादा धन था। जब आगे पढ़ेंगे हम लोग तो तुमको बताऊंगा, डेमेट्रियस और मिनांडर, ये दो जो थे, ये क्या थे? ये विदेशी आक्रांताएं थे। दोनों आक्रांता थे विदेश, दोनों यूनान से आए थे भारत में। तो जो डेमेट्रियस था वो भारत में जब आया तो उसने हमला किया और विजित भी कर लिया उसने। जब यहां पे उसने रहने लगा, जब डेमेट्रियस, तो उसको भारतीय कल्चर का जो बौद्ध धर्म था ना, उसने बहुत ज्यादा आकर्षित किया। बौद्ध धर्म ने मेडिट्रियस को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। और नागसेन जो थे उस समय बौद्ध आचार्य थे, उनकी देखरेख में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। किसने बौद्ध धर्म को अपना लिया? तो डेमेट्रियस ने। ये क्वेश्चन आ चुका है कि किसने, किस विदेशी आक्रांता ने सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो तुम क्या बोलोगे? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस कहां का था? यूनानी आक्रांता था। तो जो डेमेट्रियस था वो नागसेन को गुरु मानता है अपना, और बौद्ध धर्म को अपना लेता है। देखो फिर उसके बाद जो दूसरा हमला हुआ ना, मिनांडर, दूसरा हमला हुआ था वो मिनांडर ने किया था। और मिनांडर को बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद कहा गया है। एक बार और रिपीट करता हूं, मिनिंडर को क्या बोला गया है बौद्ध ग्रंथों में? मिलिंद। देखो क्वेश्चन मिनांडर से नहीं आता है, क्वेश्चन आएगा तो डेमेट्रियस से आएगा। क्यों? क्योंकि इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये पहला आक्रांता था जिसने भारतीय संस्कृति को अपनाया था, भारत के बौद्ध धर्म रूपी विरासत को अपनाया था। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है रेलवे में। रेलवे क्या, ये यूपी स्टेट के किसी एग्जाम, फूड इंस्पेक्टर, यूपी के फूड इंस्पेक्टर में पूछा था कि जो डेमेट्रियस है, ये नहीं पूछा था, उसमें ऐसा पूछा था कि कौन सा ऐसा आक्रांता था, कौन सा ऐसा हमलावर था जिसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, उसमें मिनांडर भी था। तो आपको क्या सही करना है? डेमेट्रियस। कौन था? डेमेट्रियस था। फिर अगर बात करें पुष्यमित्र शुंग और कलिंग नरेश खारवेल में एक युद्ध हुआ था। पुष्यमित्र शुंग और ये कलिंग के जो नरेश थे, खारवेल, इन लोगों में युद्ध हुआ था। और जो पुष्यमित्र शुंग था वो इस युद्ध में हार गया था, और बहुत बुरी तरह से हारा था। जो बात करें अगर, तो उसको बहुत ज्यादा सेना का लॉस हुआ था। और जो नरेश खारवेल थे कलिंग के, उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी इस युद्ध में। फिर देखो ये क्वेश्चन आता है ना कि जो अग्निमित्र थे, जो पुष्यमित्र शुंग का लड़का था, उसका नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र मालविका से शादी करता है। अब तुम सोचोगे भाई ये कहां क्वेश्चन आया कि अग्निमित्र ने मालविका से शादी किया। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं आया है, और मैं ये बताता भी नहीं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया होता तो मैं नहीं बताता। पर इन दोनों की प्रेम कहानी को
कबीर दास ने एक बुक में लिखा है, उसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मालविया अग्निमित्रम किस लेखक ने लिखा था। तो इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था कालिदास ने। तो मालविका अग्निमित्रम को किसने लिखा था? मालविका अग्निमित्रम को कालिदास ने लिखा था। इसमें प्रेम कहानी थी किसके? पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्रम और मालविका की। अब बात करें तो इसके बाद अग्निमित्रम के बाद आता है कौन? देवभूति। देवभूति, फिर मैंने बोला कि विरासत तो मिल जाएगी, विरासत तो मिल जाएगी, उसको संभालोगे कैसे? विरासत मिल गया था देवभूमि को। पुष्यमित्र शुंग ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी, मगध पे राज करता था, वो सबसे शक्तिशाली था मगध। पर उसके जो लड़के हुए वो काबिल नहीं हुए। कितना भी संपत्ति बना लो, सभी लोग संभाल नहीं पाते हैं संपत्ति को। तो देवभूमि जो था वो क्या था? देवभूति जो था वासुदेव के द्वारा मारा जाता है। वासुदेव उसका मंत्री था और वासुदेव ने उसको मार के कण्व वंश की स्थापना कर दी। किस वंश की स्थापना कर दी? कण्व वंश की स्थापना करता है कौन? वासुदेव। अब पढ़ते हैं हम लोग कण्व वंश के बारे में। एक बार ये बता देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम से कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि इसको किसने लिखा था, तो क्या बोलोगे? इसको कालिदास ने लिखा था। अब बात कर लेते हैं कण्व वंश से जाने से पहले शुंग वंश का फास्ट रिवीजन कर लेते हैं कि पुष्यमित्र शुंग कौन था। तो ये शुंग वंश का संस्थापक था। और अग्निमित्र जो था, अग्निमित्रम, इसी पे बुक लिखा गया था, इसने शादी किया था और इसी पे जो मालिका से शादी किया था, मालिका अग्निमित्रम बुक जो थी इसी पे लिखी गई थी, कालिदास ने लिखा था। और अगर बात करें देवभूति की तो शुंग वंश का यह अंतिम शासक था। अब बात करते हैं कण्व वंश की। संस्थापक कौन था? वासुदेव। ये साफ दिख नहीं रहा होगा। अगर बात करें वासुदेव की तो देखो, कुछ लोग होते हैं ना जो ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनका कोई काम नहीं होता है। जैसे एक है ना, घर में कोई स्विच होता है जिसका कोई काम नहीं होता है। जैसे तुम हो, तुम्हारा कोई काम तुम्हारे घर में नहीं है, फिर भी पड़े हो, बस खाए जा रहे हो, ना पढ़ाई करना है ना कुछ करना है। तो वैसे ही कण्व वंश है, कण्व वंश से एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर एक क्वेश्चन बनता भी है तो सिर्फ डायरेक्ट पूछ लेता है कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था। तो कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। और इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। काम नहीं तो नाम नहीं। जब काम ही नहीं किया तो लोग क्या पढ़ेंगे भाई? कोई ऐसा काम भी तो करना चाहिए ना कि लोग इतिहास में पढ़े तुमको। तो वनडे में यहां से कोई इतना क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। उतना अच्छा नहीं, काम तो किया बट उतना अच्छा काम नहीं किया था। फिर बात करें सुशर्मा, इनके जो थे वो लास्ट शासक थे। इसमें दो ही चीज याद करनी है कि संस्थापक कौन था और लास्ट शासक कौन था। तो संस्थापक वासुदेव था और लास्ट शासक कौन था? सुशर्मा था। और इसका मंत्री जो होता है सिमुक, इसकी हत्या कर देता है। भाई अगर तुम देखोगे पूरा लाइन से तो किसी का सेनापति किसी की हत्या कर रहा है तो मंत्री, अब देखो यहां से जो लाइन से चलेगा ना उसमें सभी लोग मंत्री हत्या करते जाएंगे। ये इनके मंत्री, फिर उनके मंत्री, मंत्रियों से सावधान रहना भाई। तो में क्या होता है? कण्व डायनेस्टी की स्थापना होती है और इसका वासुदेव स्थापित करता है और सुशर्मा जो होता है वो लास्ट आता है। इसके मंत्री सिमुक ने इसकी हत्या कर दी। और फिर आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन आते हैं बराबर के। तो सातवाहन वंश हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने बताया कि मेरा पूरा क्लास जो रहेगा एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो लोग, अगर इसमें बात करोगे तो मौर्य काल में तो सातवाहन वंश और कनिष्क से आते हैं। तो कनिष्क को भी अच्छे से पढ़ा जाएगा और सातवाहन वंश को भी पढ़ रहे हैं। देखो जो महाराष्ट्र में, ये जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है यहां पे रहता था। तो यहां पे प्रारंभ में ये महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान को इन्होंने अपना राजधानी बनाया और वहां बहुत अच्छे से शासन करते थे। देखो मैंने इसके पहले पिछले क्लास में बताया था आपको कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक थी। और मैंने वहां पे आप लोगों को सातवाहन वंश के बारे में चर्चा आप लोगों से किया था। क्या किया था कि सिर्फ पूरे इतिहास में हम लोग को दो ऐसा मिलेगा जहां पे क्या मात्र सत्ता रहेगा। तो मात्र सत्तात्मक एक सिंधु घाटी सभ्यता था और दूसरा सातवाहन वंश था। दोनों सौ से स्टार्ट होता है, दोनों मात्र सत्तात्मक था। तो मात्र सत्तात्मक जो था इसमें जो राजा होता था वो तो पुरुष ही होता था, पर जो भी राजा होता था अपने माँ का अपने आगे अपना ना माँ का नाम जोड़ लेता था। जैसे बात कर रहे हैं तो गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी उसके माँ का नाम था, उसका पुत्र था सतकर्णी, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी, ऐसे ही लोग नाम रखते थे अपना। तो प्रारंभ में ये महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान क्षेत्र में रहते थे, ये यहां पे ये लोग रहते थे। पर हुआ क्या ना कि शकों ने अपना वर्चस्व बना लिया। शकों ने क्या किया? अपना वर्चस्व बना लिया और इनको अपना जो राज करने वाला जो जगह था, जो प्रतिष्ठान था, महाराष्ट्र था, वो छोड़ के आंध्र प्रदेश में। देखो कई बार ये सुना होगा तुमने कि आंध्र सातवाहन और सातवाहन, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि सातवाहन वंश और आंध्र सातवाहन वंश। वो लोग समझते हैं ना कि जो आंध्र सातवाहन वंश था वो दक्षिण भारत का था और जो उत्तर भारत का वो सातवाहन, ऐसा नहीं था। मैं बताता हूं तुमको। देखो हुआ क्या ना कि महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में ये लोग अपना शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चला रहे थे। जब शकों का वर्चस्व बढ़ा
तो शक राजाओं ने प्रतिष्ठान पे हमला किया और यहां पे इन लोगों को मजबूरन आंध्र प्रदेश की तरफ शिफ्ट होना पड़ा। इन लोगों को दक्षिण भारत में शिफ्ट होना पड़ा। और जब ये लोग आंध्र प्रदेश में अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने लगे तो इन लोगों को बोला जाने लगा आंध्र सतवाहन। इन लोगों को आंध्र सतवाहन क्यों बोला गया? क्योंकि इन्होंने जो महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान था वहां से ये लोग माइग्रेट हुए और आंध्र प्रदेश में अपने राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने लगे, इसलिए इनको आंध्र सतवाहन बोलते हैं। तो ये अगर को अब से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इनको आंध्र सतवाहन क्यों बोला जाता है। अब देखो सिमुक जो था, मैंने बताया क्या सिमुक क्या था, इसका संस्थापक था। इसके बाद इसका छोटा भाई जो था ना कृष्ण और कान्हा, यह राजा बना। सिमुक का छोटा भाई था, इसके मृत्यु के बाद कृष्ण और कान्हा जिसका नाम था और वो क्या बना, राजा बना। बट वो अच्छा शासक नहीं था, उसने कुछ ऐसा नहीं किया। मैंने क्या बोला, नाम उसी का लिया जाएगा जिसने कुछ किया हो। तो फिर देखो उसका जो फिर कृष्णा का जो लड़का था सतकर्णी प्रथम, जो कृष्णा का लड़का था सतकर्णी प्रथम, इसने क्या किया, शासन व्यवस्था संभाली। और इसकी शादी होती है नाना घाट से। नाना घाट क्या था, इसकी वाइफ का नाम था। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि नाना घाट के अभिलेख में किसकी चर्चा मिलती है, मतलब जो नाना घाट अभिलेख है वो किसके बारे में लिखा गया है? तो ये इसके पति, इसके हस्बैंड जो थे सतकर्णी प्रथम के बारे में लिखा गया। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो नाना घाट का अभिलेख था उसमें किसकी चर्चा मिलती है, तो क्या बोलोगे, सतकर्णी प्रथम की चर्चा मिलती है। जो नाना घाट थी वो इसकी वाइफ थी और उसने लिखवाया था। देखो ये जब इसमें अभिलेख को पढ़ोगे ना, अभिलेख होता है क्या, मैंने बताया था ना, पत्थर पे उकेड़े हुए शब्दों को क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं। तो जब तुम इसको पढ़ोगे ना अभिलेख को, तो इसमें बताया गया है कि सतकर्णी बहुत महान शासक था। अपने हस्बैंड को बताई थी कि जो हमारे हस्बैंड है, जो नरेश हैं, जो सतकर्णी प्रथम है, वो क्या है, बहुत महान शासक हैं। फिर इसमें पहली बार हम लोग को जो प्राचीन भारत है उसमें हम लोग को मिलता है क्या कि यज्ञ। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये वनडे एग्जाम में नहीं पूछता है। ये रिव्यू ऑफिसर, जो समीक्षा अधिकारी, जो समीक्षा अधिकारी यूपीपीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराया जाता था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि किस क्या क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन ये आया था कि जो किस अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि ब्राह्मणों को यज्ञ में भूमि दान किया जाने लगा था। प्राचीन भारत में हमें किस अभिलेख से यह पता चलता है कि प्राचीन भारत में ब्राह्मणों को यज्ञ में भूमि प्रदान किया गया था? तो क्या बोलोगे, नाना घाट। नाना घाट का जो अभिलेख था उसमें हमें पता चलता है कि यज्ञ में ब्राह्मणों को भूमि दान किया गया था। अब देखो जो सतकर्णी प्रथम था ना, इसने कहीं ना कहीं अधिकार जो था अपने पास से हटा के अधिकारियों को भी काफी अधिकार दिया। अब देखो अब इससे क्या होगा ना, अब धीरे धीरे यहां से जो होगा, अब पता है यहां से क्या होगा, यहां से साम्राज्य धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। अब तुम सोच रहे होगे कि साम्राज्य खत्म क्यों होगा। देखो दो चीजें होती हैं, शासन और प्रशासन। तुम लोग प्रशासन को भी हल्के में ना लेना। अगर भारत आज पीछे है, भारत विकास नहीं कर पा रहा है तेजी से, तो उसमें शासन के साथ साथ प्रशासन की भी उतनी गलती है। अगर प्रशासन चाह देना कहीं, प्रशासन की भी उतनी ही गलती हो रहती है। तो इसने क्या किया, इसने प्रशासन को और ज्यादा अधिकार दे दिया। पता है क्या बोला कि जब यज्ञ में ब्राह्मण को तुम भूमि दान कर रहे हो तो तुम क्या बोल रहे हो कि तुम अब कर वसूलो। तो देखो जो राजा होता है वो कर अपने हिसाब से वसूलता है, एक सिस्टम है उसका। पर जब इसने क्या किया कि इसने ब्राह्मणों को यज्ञ में भूमि प्रदान कर दिया और सामंती व्यवस्था की नींव रख दी, और कई थे अपने अधिकारियों को क्या बोला ना कि हम सैलरी नहीं देने वाले हैं। तुम सोच के देखो इसने क्या किया प्रथम सतकर्णी ने। अब तुमको सोच के देखो ये चीज कि यहाँ के जो आसपास के तुम्हारे अधिकारी हैं, उनको जो शासन है, जो सरकार है, वो बोले कि भाई अब तुमको सैलरी नहीं देंगे, एक काम करो, तुमको इतना हम क्षेत्र दे रहे हैं, अब तुम उसी से अपना टैक्स वैक्स वसूल लो, हमें नहीं देना, हम तुमको सैलरी नहीं देने वाले हैं, अब तुम टैक्स वसूल के अपना खर्चा चला लो। बिना अधिकार दिए टैक्स वसूलते हैं लोग, तो सोचो अधिकार मिलने के बाद क्या होगा। तो वही सतकर्णी प्रथम ने गलती कर दिया कि इसने अपने अधिकारियों को यह बोल दिया कि हम तुम्हें भूमि दे रहे हैं और तुम कर की वसूली खुद करो। यहां से जो प्रशासन था उसने अधिक से अधिक कर वसूलना चाहा और इससे किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती गई। तो ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा तुम्हारा कि सामंती व्यवस्था की नींव कहां से मिलता है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था की नींव किसने रखी थी, तो तुम क्या बोलोगे, सतकर्णी प्रथम ने। एक बार और बोल रहा हूं कि आएगा अगर कि नाना घाट का जो अभिलेख था उसमें किसकी चर्चा मिलती है, तो उसमें पहला जो लिखा गया था ये था कि सतकर्णी प्रथम महान था, दूसरा था कि यज्ञ में ब्राह्मण को भूमि प्रदान किया गया, और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था कि सामंती व्यवस्था की नींव रख दी गई थी। यहां पे बोला गया था अधिकारियों को कि भाई तुम कर वसूल लो, हमसे मतलब नहीं, हम सैलरी नहीं दे पाएंगे तुमको, हम भूमि दे रहे हैं। इसका पतन चालू होता है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट हाल की।
देखो जो हाल था ना वो बहुत बड़ा कवि था, और इसमें कई सारे कवियों का क्या था, आश्रयदाता था ये कवियों का। इसके दरबार में बहुत सारे कवि रहते थे उस समय। देखो होता क्या है ना, ये सभी लोग समझते नहीं है। जो जिस परिस्थिति से गुजरता है ना वही उस चीज को समझता है, और वही उसकी फीलिंग को समझता है। अगर बात करें कवि, तो इसने एक रचना किया था प्राकृत भाषा में, उसका नाम था गाथा सप्तशली। गाथा सप्तशली का रचना किसने किया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो क्या बोलोगे, हाल ने। हाल ने क्या किया था, गाथा सप्तशली की रचना की थी। अब देखो, और नहपान जो होता है शक शासक, इसमें युद्ध होता है। गौतमीपुत्र सतकर्णी पहले से गुस्से में था। ये जब महाराष्ट्र में ये लोग रहते थे, अपनी शासन व्यवस्था चलाते थे, तो शकों ने इनको खदेड़ के आंध्र प्रदेश में कर दिया था। इनके पास शासन जो शक शासक थे, काफी मजबूत शासक थे। अगर बात करें ये गौतमीपुत्र सतकर्णी से, तो इसकी डबल सेना थी शक शासक की, पर इसने क्या किया, ये हार गया, क्योंकि इसके अंदर जीतने की इच्छा थी। किसके अंदर, गौतमीपुत्र सतकर्णी के अंदर जीतने की इच्छा थी। अपने डबल सैनिक होने के बावजूद भी इसने क्या किया, इसको हरा दिया शक शासक को। तो जीतने की इच्छा होनी चाहिए। देखो जो जीतने की इच्छा होती है ना, ये सब में नहीं होती है, और जिसमें होती है उसको कोई रोक नहीं पाता है। देखते हो ना, लोग लोअर मिडिल क्लास से पता नहीं कहां कहां पहुंच रहे हैं। ये सबसे इजी टाइम है भाई, ये किसी को सफलता पाने का सबसे सरल समय है। अगर इसमें कोई सफलता नहीं प्राप्त कर पाया, तो ये गलती सिर्फ और सिर्फ उसकी है। सारे कंटेंट अवेलेबल है, अगर आप इस समय यूट्यूब पे देख रहे हैं हमें, तो सिंपल सी बात है, आपके पास भी वो रिसोर्सेज हैं, आपको बस उसका सही से प्रयोग करना है। अब देखिए क्या होता है ना, कि सबको उतना ही डाटा मिल रहा है। मेरे को नहीं लगता कोई भी समय स्टूडेंट ऐसा होगा, बहुत कम ही स्टूडेंट ऐसे होंगे या ना के बराबर होंगे जिनके पास 1 GB डेटा और स्मार्टफोन नहीं है। पर लोग कर क्या रहे हैं उससे, कुछ नहीं, रील देख लिया, वाइन देख लिया। तो उसको अच्छी चीज देखो, वाइन वाइन देखो यार, कौन मना कर रहा है। एक टाइम आएगा जब सिर्फ तुम देखो, मूवी देखो, वाइन देखो, वेब सीरीज देखो, पर 2-3 साल तो मेहनत कर लो बस। क्या चाहते हो, फिर अगर 2-3 साल मेहनत नहीं किए ना, तो जिंदगी भर कभी बैठ के वेब सीरीज नहीं देख पाओगे, क्योंकि काम करना पड़ेगा ना। मजदूरी के बाद बॉडी थक जाएगा, फिर सो जाओगे, टाइम कहां मिलेगा। जो आज वाइन देखेगा वो भविष्य का मजदूरी है। अगर फिर नेक्स्ट शासक की बात करें, तो यज्ञ श्री सतकर्णी। तो यज्ञ श्री सतकर्णी की जो उपलब्धि की बात करें, तो देखो यहां से शकों को जब सतकर्णी ने हराया, तो जो यज्ञ श्री सतकर्णी था, इसने भी क्या किया, बोला भाई चलेंगे मुंबई, सबका बदला लेगा। यज्ञ श्री सतकर्णी ने क्या बोला, सबका बदला लेगा। जिन्होंने हमें महाराष्ट्र से भगाया था, अब आंध्र प्रदेश में हम लोग आंध्र सातवाहन कहे जाने लगे, हम लोग अपने मूल निवास पे लौटेंगे। और उसने क्या किया, शकों को बुरी तरह परास्त किया, शकों को बुरी तरह परास्त कर दिया, और मुंबई पे अपना फिर से पुनः अधिकार जमा लिया। वो कौन शासक था, यज्ञश्री सतकर्णी। इसने बोला कि दो यार मेरा सब, क्या लेके बैठे हो, अब मुझे मेरा मूल स्थान चाहिए। मूल स्थान अगर इसको चाहना होता तो इसको नहीं मिलता, इसको चाहिए ही चाहिए था, इसीलिए मिला। तो वही चीजें हैं, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है। यह व्यापार और जल यात्रा प्रेमी था, और इसके मृत्यु के बाद साम्राज्य विघटित होना चालू हो गया। देखो यज्ञ श्री सतकर्णी ने क्या किया, वो गया महाराष्ट्र और अपना पुराने विजित क्षेत्रों को भी जीत लिया। तो सिंपल सी बात है, इसने क्या किया, कहीं ना कहीं सातवाहन वंश को और सुदृढ़ किया, मजबूत किया। पर आने वाले शासक नालायक रहे, और उन्होंने इस चीज को, इस विरासत को संभाल नहीं पाया, और फिर सातवाहन वंश का धीरे 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 विघटन चालू हो गया, और सातवाहन वंश यहां से धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो देखो सातवाहन वंश से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं इंपॉर्टेंट डिनोट करा रहा हूं। जो चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, पोटीन और सीसा के सिक्के, ये 4 तरह के सिक्के जो थे चलाया जाता। देखो पोटीन क्या होता है, बता देता हूं। जो चांदी होती है ना, तो उसका जो सबसे घटिया रूप होता है, जो सबसे अव्वल दर्जे का खराब, एकदम जो खराब होता है चांदी, उसको क्या बोलते हैं, पोटीन बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है कि जो सीसा का सिक्का था, जो शीशे की कॉइन थी, वो किस वंश में चला गया था, तो किस वंश में चला था, सातवाहन वंश में। एक बार फिर मैं तुमको ये डिनोट करा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एसएससी ने बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा है कि जो शीशे का सिक्का था वो कब चला था, तो सातवाहन वंश में चला था। ये देखो शीशे का सिक्का, D4 सिक्का। फिर अगर बात करें तो मौर्य काल के टाइम जो था, मगध बट गया था और केंद्रीय सत्ता खत्म हो गया था। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो शासक थे, जो विदेशी आक्रांताएं कैसे हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ लिया, मैंने बोला था ना शुरू में, 2 डिवाइडेशन मैंने किया, देसी शासक विदेशी शासक। तो देसी शासकों का हमने पढ़ लिया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं, और कुछ क्वेश्चन आएंगे तो मैं पीवाईक्यू कराऊंगा, तो उसमें कंप्लीट करा दूंगा। अगर बात करें फिर, तो मौर्य काल में जो था, मगध बट गया था। छोटे छोटे जो मगध था, जो एक अखंड भारत की परिकल्पना थी, वो कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही थी। और बात करें तो केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ गया था, तो विदेशियों को मौका मिल गया।
देखो जब जब केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ेगा तब तब विदेशी हमले होंगे। अगर कहीं पे विदेशी हमले नहीं होते हैं तो ये समझ लेना कि वहां का केंद्रीय सत्ता काफी सुदृढ़ है। जहां पे विदेशी हमले नहीं होते हैं वहां का समझ लेना कि केंद्रीय सत्ता काफी सुदृढ़ है, तभी विदेशी हमले नहीं हो रहे हैं। तो अगर बात करें विदेशी आक्रमण की, तो ग्रीक, शक और पहलव और कुषाण, ये पहलव अलग वंश है, पहलव वंश अलग है, और पल्लव वंश जो दक्षिण का था वो अलग है, कंफ्यूजन मत रहना, पहलव वंश अलग है। अब बात करते हैं हिंद यूनानी की। ये देखो बैक्टीरिया से आए थे, ये बैक्टीरिया अफगानिस्तान के उत्तरी छोर पे पड़ता है। तो अगर ये बात करें तो देखो हुआ क्या ना कि बैक्टीरिया में जो मध्य एशिया में क्या हुआ पता है? देखो हुआ क्या कि मध्य एशिया में जो था काफी भूखमरी फैल गई थी और एक कबीले दूसरे कबीलों से लड़ने लगे थे। जब मध्य एशिया में भूखमरी फैली और एक कबीले दूसरे कबीले से लड़ने लगे तो वहां के जो दो थे, कौन, डेमोट्रियस और यूक्रेडाइटस, दो कबीलों के जो कबीले का नेतृत्व करता थे, कौन कौन, डेमेट्रियस और यूक्रेडाइटस, इन लोगों को भगा दिया गया। जो वहां के ताकतवर कबीले के शासक थे उन्होंने क्या किया, दो शासकों को भगा दिया वहां से, गलती कर दी उन्होंने, उनसे बड़ा साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया। तो देखो होता क्या है ना कि कमजोर को जब दबाया जाता है और वो ठान लेता है कि इसका हमें बदला लेना है, बदला क्या लेना है, इसको उससे ऊंचा बन के दिखाना है। देखो सबसे जो रिवेंज लेने का सबसे जो बढ़िया तरीका होता है ना, ऐसे नहीं लेते। जो महान लोग होते हैं ना वो डायरेक्ट बदला नहीं लेते हैं सर, इनडायरेक्टली लेते हैं। वो उनसे बड़ा हो जाओ, इतना ऊपर हो जाओ ना कि लोग सोचे भी ना, उतना सोच ही ना पाए, इतनी ऊंचाइयों पे जाओ। ये क्या किए, ये जो डेमेट्रियस थे और यूक्रेडाइटस थे ये इतनी ऊंचाई पे चले गए कि जो जिन्होंने इनको भगाया था वो सोचने लगे। इन्होंने भारत में आके साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, ऐसे शासक थे ये दोनों। तो क्या हुआ कि जब मध्य एशिया से इनको भगाया गया तो ये दोनों लोग आके दोनों बैक्टीरिया में बैठे, बैक्टीरिया में बस गए ये लोग। फिर बैक्टीरिया जो डेमोट्रियस प्रथम था यह सकाल सियालकोट पाकिस्तान में चला गया। जो डेमोट्रियस था वो कहां गया, सियालकोट पाकिस्तान में। इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इससे क्वेश्चन अगर बनेगा तो जो प्रतापी शासक था मिनांडर मिलिंद, मैंने बताया था अभी कि जो मिनांडर था और डेमेट्रियस था, तो यहां से क्वेश्चन अगर बनेगा तो क्या बनेगा, वही डेमोट्रियस कौन था जिसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और ये प्रतापी मिलांडर जो था, ये इसका मिलिंद बोला गया है मिनांडर को गौतम बुद्ध के बौद्ध ग्रंथ में। तो देखो इसमें यहां से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्वेश्चन अगर बनेगा तुम्हारा कैपिटल रहती है और जो इसका सबसे प्रतापी शासक होता है वो एंटियालकिड्स होता है। देखो जो एंटियालकिड्स था ना वो वास्तविक संस्थापक था। मैंने बताया ना संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में क्या अंतर होता है। संस्थापक उस चीज को बना तो देता है बट उसको एक अलग लेवल पे एक वर्चस्व कायम करता है, कौन, जो होता है वास्तविक संस्थापक। तो जो ये एंटियालकिड्स था वो क्या था, वास्तविक संस्थापक था। अगर बात करें इसका एक राजदूत था हेलियोडस, हेलियोडस इसका राजदूत था और इसने गरुण स्तंभ और भागवत धर्म को अपना लिया। देखो काफी ऐसे विदेशी शासक हुए और विदेशी शासकों के राजदूत हुए जो यहाँ पे आके यहाँ के धर्म से प्रभावित हुए और उन्होंने कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सनातनी हिंदू धर्म को अपना लिया और भारत की संस्कृति को समझा और भारत की संस्कृति को अपनाया। और भारत ही नहीं अपितु अलग अपने देश में भी जाके भारत की संस्कृति का प्रचार किया। इस बात के लिए हमको गर्वान्वित होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आता है कि हेलियोडस था जो था, गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। ये क्वेश्चन आ चुका है एक एग्जाम में, एग्जाम मेरे को याद नहीं आ रहा है करंटली, पर किसी एग्जाम में आया था ये कि गरुड़ स्तंभ जो है उसका निर्माण किसने कराया था, तो उसका निर्माण हेलियोडस ने कराया था। जो हेलियोडस था उसने गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था। गरुड़ स्तंभ कहां था, विदिशा में था। ये क्वेश्चन नहीं पूछता वैसे कहां था। अब बात करते हैं कि देखो जब किसी के भी संपर्क में आओगे तुम तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। कभी अच्छे लोगों के साथ में रह के देखो, वो लोग बताएंगे तुमको कि जिंदगी क्या है और जिंदगी में कहां जाना है। जब भारत यूनानियों के संपर्क में आया तो बहुत कुछ सीखा इसने। ज्योतिष विज्ञान जो है ना, एस्ट्रोलॉजी, ये यूनानियों की देन है जो भारत में इतने अलग लेवल पे ले गया। तो वही है, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, मैंने बताया था ना कि चील की दोस्ती करोगे तो बादलों के ऊपर उड़ोगे और कबूतरों के साथ रहोगे तो जिंदगी भर घोंसले का निर्माण करोगे। तुमको लगेगा कि यही मैंने हासिल, यही महानता है, एक घोंसला बनाने में महानता समझोगे तुम। इसलिए बोलता हूं अच्छे लोगों के साथ रहो। जब भारत ने यूनान का साथ पाया तो इसने क्या किया, एस्ट्रोलॉजी में परचम लहरा दिया। एस्ट्रोलॉजी अलग लेवल पे चली गई थी सर उस टाइम। फिर अगर बात करें लिखित सिक्कों की, तो लिखित सिक्का जो था इसको किसने बताया था, ये यूनानी संपर्क के प्रभाव से ही भारत में लिखित सिक्कों का प्रचलन बढ़ा था। पहले जो भारत के सिक्के बनते थे वो लिखित नहीं थे, उनपे चित्रों का अनुवादन था। बाद में क्या किया गया, उसमें लिखित सिक्के जो थे ये किसका प्रभाव है, ये यूनानी शासकों का प्रभाव है भारत के।
फिर अगर बात करें तो भारत ने क्या दिया, भारत ने धर्म दिया, भारत ने तपस्या दिया और भारत ने योग दिया। तो यूनानियों ने भारत से क्या सीखा, तपस्या, धर्म और योग। देखो हम लोग चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते इतनी जल्दी, ना ना ना, हमें एक्सेप्ट नहीं करना। यूनानियों ने योग सीखा, सबने, विदेशियों ने भारत से योग सीखा, सबने सीखा। अब ये देखो योग जो था वो भारत से होते हुए गया, विदेशों में गया और वहां से बन के क्या लौटा पता है, योगा। वो जो विदेशी है योग को बोलते हैं लोग योगा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग योग छोड़ दिए। जब ये विदेश हो गया तब हम लोगों ने इसको वैलिडेशन दिया। जब ये योग जो था भारत में था तो कोई इसको नहीं मानता था योग को। जब ये विदेश से होके आया, वहां का जब ठप्पा लगा, तब हम लोग माने कि योगा होता है। किसी पूछना कि क्या करते हो तो लोग बोलते हैं योगा करते हैं, योग नहीं बोलते हैं लोग। ये पश्चिम से होके आया है, योग गया इधर से उधर से योगा बन के आया, तब हम लोग ने एक्सेप्ट किया कि हाँ योगा होता है, योगा करना है हम लोगों को। क्या यार, क्या अपनी संस्कृति को हम लोग संभालेंगे। अब बात करते हैं शकों की। ये वही शक हैं जिन्होंने सातवाहन वंश के छक्के छुड़ाए थे, उनको भगा दिया था। अभी मैंने पढ़ाया ना कैसे महाराष्ट्र से भगा के आंध्र सातवाहन, आंध्र प्रदेश में जगह दिया था उन लोगों को, यही शक थे वो। तो देखो जो शक थे ना, वो भारत के टोटल 5 शहरों में आके बसे थे। जो शक थे वो भारत के 5 शहरों में आके बसे थे। पर हम लोग को पढ़ना इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन है, 3 जो सिटीज हैं वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगर बात करें तो ये मध्य एशिया से आते हैं। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्षत्रप किसे कहा जाता है, तो क्षत्रप शकों को बोला जाता है। फिर मैं एक बार रिवाइंड करा रहा हूं, रिवाइंड में क्या है कि क्षत्रप किसे कहा जाता है, तो क्षत्रप शकों को कहा जाता है। फिर अगर बात करें तो ये 5 जगह बसे थे। और जो तक्षशिला, जो गॉडेस लक्ष्मी है, उनका चित्र कहां पे मिला है, तो तक्षशिला में मिला है। और किस शासनकाल में मिला है, तो शक काल में मिला है। क्वेश्चन आया नहीं वैसे, ये भी बात लक्ष्मी कि मथुरा में शक राज कर रहे थे। तो उस समय 57 ईसा पूर्व की बात है, एक स्थानीय राजा होता है। स्थानीय राजा जो होता है ना, वो उज्जैन के मध्य प्रदेश में जो उज्जैन है वहां का स्थानीय राजा था। इसने शकों को हरा दिया। देखो ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई स्थानीय राजा, किसी सोचो अगर आज कोई बढ़िया दिल्ली का नेता है जो मंत्री रह चुका है केंद्र में, और वो आए और किसी स्थानीय जो उम्मीदवार है वहां का उससे हार जाए, तो सोचो कितनी बड़ी बात है। तो वही इसके लिए बहुत बड़ी बात थी। और जो ये स्थानीय राजा था उज्जैन का, इसने शकों को हरा दिया था मथुरा में। तो इसका कुछ तो बनता है, क्या बनता है, इसका कुछ तो बनता है। और इसने क्या किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसके बाद बहुत सारे राजाओं ने, आगे देखोगे गुप्त काल में तो विक्रमादित्य के धारण करते हुए दिखाई देंगे तुमको। तो विक्रमादित्य की जो नींव रखी थी, किसने रखी थी धारण करने की उपाधि, इसी राजा ने रखी थी। क्योंकि बहुत बड़ी बात थी उस समय, शकों को हराना अपने आप में बहुत बड़ा था, वो भी एक स्थानीय राजा के द्वारा। स्थानीय राजा के द्वारा हराए जाने के बाद इसने क्या किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और 57 में, जब 57 बीसी में, 57 ईसा पूर्व में इसने शकों को हराया, तो उसी समय विक्रमादित्य की धारण उपाधि धारण कर ली। और उसके बाद क्या हुआ, विक्रम संवत की शुरुआत यहीं से होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम पूछा जा चुका है कि विक्रम संवत का शुरुआत किस ईसा पूर्व में हुआ था, तो 57 ईसा पूर्व में होता है। किस ईसा पूर्व में हुआ था, 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो इसके जो रुद्रदामन का अभिलेख एक मिलता है हम लोगों को, रुद्रदामन। तो ये जो रुद्रदामन था, इसने रुद्रदामन का अभिलेख लिखवाया। रुद्रदामन का अभिलेख मतलब क्या होता है, मैंने बताया पत्थर पे उकेड़े हुए शब्दों को अभिलेख कहते हैं। तो जो रुद्रदामन था उसने एक अभिलेख लिखवाया और उसपे इसने, जूनागढ़ में अभिलेख हुआ है। जूनागढ़ आपका कहां पड़ेगा, जूनागढ़ आपका पड़ेगा गुजरात में। तो इसने अभिलेख लिखवाया। तो एक सौराष्ट्र में सुदर्शन झील थी जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। और रुद्रदामन का अभिलेख जो कि जूनागढ़ में है, उसमें यह लिखित है कि इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, रुद्रदामन ने। मतलब जो झील थी सौराष्ट्र में, सुदर्शन झील, इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, रुद्रदामन ने करवाया था इसका पुनर्निर्माण। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो सौराष्ट्र में सुदर्शन झील है उसका निर्माण, देखो 2 तरह से क्वेश्चन पूछा है। दोनों एसएससी में आ चुके हैं क्वेश्चन, ये दोनों एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोनों में, दोनों ही जो क्वेश्चन है वो एसएससी में पूछे जा चुके हैं। एक था कि सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, तो क्या बोलोगे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र जो कि गुजरात में है वहां पे क्या किया, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। और एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो सुदर्शन झील था उसका पुनः निर्माण किसने करवाया, मतलब उसका मॉडिफिकेशन किसने किया, तो क्या बोलोगे, रुद्रदामन ने। किसने किया मॉडिफिकेशन, उसमें पुनर्निर्माण किसने करवाया, रुद्रदामन ने उसका पुनर्निर्माण करवाया। इससे इतने क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अंतिम शासक की। तो जो रुद्र सिंह तृतीय था, यह अंतिम शासक था। शक वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था।
रुद्रदामन की। रुद्र सिंह की हत्या करता है चंद्रगुप्त द्वितीय, और यहां से गुप्त वंश की नींव पड़ती है। और इसके बाद ये उपाधि धारण करता है विक्रमादित्य की। मैंने अभी बताया था ना, विक्रमादित्य की उपाधि, जब शकों को स्थानीय राजा हराया था तो उसने सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और उसी को चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी रखा और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। कई बार कई सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वो गुप्त वंश का कौन सा राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो क्या बोलोगे? चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय। अब नेक्स्ट बात करते हैं पहलव वंश की। देखो ये मध्य एशिया से आए थे, जितने भी वंश सब मध्य एशिया से आए थे। इसका जो संस्थापक था वो मिथिडेटस था, और प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक जो सेंट थॉमस आए थे ना, ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो प्रथम ईसाई धर्म के प्रचारक थे वो किस काल में आए थे, तो किस काल में आए थे? पहलव वंश के काल में आए थे। उनका नाम पूछा जा चुका है, तो उनका नाम क्या था? सेंट थॉमस। एक बार फिर रिपीट करा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है कि जो प्रथम ईसाई धर्म के प्रचारक थे जो भारत में आए थे उनका क्या नाम था, तो उनका क्या नाम था? सेंट थॉमस, उनका नाम सेंट। तो बात करते हैं कुषाण वंश की। देखो कुषाण वंश से अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे ना तो कनिष्क से क्वेश्चन आते हैं। जो कनिष्क था वो एक बहुत महान शासक था, उसी से ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। तो देखो जो पश्चिमी चीन है, यहां से इन लोगों को खदेड़ दिया गया। जो यूची जाति थी, वहां की यूची जाति, ये पूछा जा चुका है, एक एग्जाम में आया था कि जो यूची जाति है वो किस वंश से संबंधित है, तो ये किस वंश से संबंधित है? यह कुषाण वंश से संबंधित है, यूची जाति। अब देखो इन लोगों को जब खदेड़ा जाता है तो ये दो जगह आके बसते हैं, बैक्टीरिया में और तिब्बत में। बैक्टीरिया कहां है? उत्तरी अफगानिस्तान साइड में जो इलाका पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया अफगानिस्तान है ये वहां पे बसते हैं, और दूसरे जो बसते हैं वो तिब्बत में बसते हैं। ये चीन के रहने वाले थे, और ये तिब्बत के रास्ते कहां पे आ जाते हैं? भारत में। मतलब इतिहास गवाह रहा है इन चीनियों का, आसपास आके पहले बसेंगे, फिर वहां से भारत में इन लोगों को आना ही है। तो शकों ने, जो ये कुषाणों ने था, इसकी नींव रख दी थी। अभी तक ये चलता आ रहा है, अभी भी चीन आसपास के मंडराता रहता है राज्यों के पीछे और धीरे से एंट्री करने की कोशिश करता है। ये वैसे भी ये क्या किया इन्होंने, ऐसे ही कुषाणों ने किया, ये तिब्बत आ गए, फिर तिब्बत से भारत में एंट्री कर लिया। डायरेक्ट तो आ नहीं सकते। तो फिर देखो तिब्बत से ये लोग आए भारत में, और भारत में जो कुजुल कैड फिशस था, देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा यहां से। तो ये जो देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारत में कुषाण वंश का जो था, इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? विम कैड फिशस। कुजल कैड फिशस और विम कैड फिशस। अगर पूछे वास्तविक संस्थापक कौन था तो विम कैड फिशस था, और पूछे संस्थापक कौन था तो कुजुल कैड फिशस था। पर ज्यादा क्वेश्चन आता है जो वास्तविक संस्थापक से आता है, और वास्तविक संस्थापक कौन था? विम कैड फिशस। एक बार फिर रिपीट करता हूं कि भारत में वास्तविक संस्थापक पूछे तो क्या बोलोगे? विम कैड फिशस। फिर बात करें तो विम कैड फिशस की, तो इसको भी भारतीय धर्म ने काफी प्रभावित किया, और यह शैव धर्म को अपना लेता है भारत में आके। एक बार फिर रिपीट करता हूं कि ये यूची जाति के लोग थे, वहां से इन लोगों को खदेड़ दिया गया। तो ये बैक्टीरिया में बसे आके, और तिब्बत में बसे। जो बैक्टीरिया वाले बसे वहीं पे रह गए, और जो तिब्बत वाले थे उन्होंने भारत में एंट्री कर ली, और भारत में एंट्री करके जो विम कैड फिशस था उसको शैव धर्म पसंद आ गया, और उसने शैव धर्म को अपना लिया, और उसने सिक्के जारी किए जिसके पीछे लिखा था महाकालम। मतलब शैव धर्म का ये उपासक हो गया, और शैव धर्म में जो पूजा होती है वो किसकी होती है? भगवान शिव की। तो इसके जो सारे सिक्कों पे किसकी, वो चित्रात्मक जो शैली में जो लिखा गया था वो क्या लिखा गया था? महाकालम लिखा गया था। और इसके जो सिक्के पे जो चित्र था वो किसका था? भगवान शिव का। अब जो आता है सबसे जो महान शासक था कुषाण का, वो क्या था? कनिष्क। इसे बहुत सारे क्वेश्चन। 78 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक होता है, किसका? कनिष्क का। और इसके राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में वहां से क्या? शक संवत का स्टार्ट होता है। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शक संवत किस ईस्वी से स्टार्ट होता है, तो क्या बोलोगे? 78 ईस्वी से। 78 एडी से शक संवत स्टार्ट होता है। अगर बात करें इसकी कैपिटल की तो वो पुरुषपुर था। तो कनिष्क का कैपिटल क्या था? पुरुषपुर। पुरुषपुर कहां है? जो पाकिस्तान का पेशावर है उसी इलाके को क्या बोलते थे उस टाइम में? पुरुषपुर। पुरुषणी नदी, मैंने बताया था ना सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में, एक बार रिवाइज करा देता हूं कि पुरुषणी जो नदी थी उसका आधुनिक नाम क्या है? तो आधुनिक नाम क्या है? रावी नदी। तो पुरुषपुर का आधुनिक नाम क्या है? तो वो है पेशावर। तो इससे एक और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो इसी के टाइम में हुई थी। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके टाइम में हुई थी? कनिष्क के टाइम में हुई थी।
और कहां पे हुई थी ये पूछे तो कश्मीर में हुई थी। जो कश्मीर की चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो कहां पे हुई थी, वो किसके राज्यकाल में हुई थी, तो कनिष्क में हुई थी। अब आप कमेंट करके बताइए कि प्रथम और द्वितीय कहां पे हुई थी। ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी और जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वो कहां पे हुई थी और किसके शासन काल में हुई थी। जो डिटेल में जो आंसर बताएगा उसके आंसर को पिन किया जाएगा। तो फिर अगर बात करें तो इसके टाइम में मथुरा और गंधार कला का विकास होता है। और देखो ये भी शासन करता है ना कनिष्क, तो हिंदू कुश पर्वत में सोने की खान मिलती है। हिंदू कुश पर्वत के जो आसपास का क्षेत्र था वहां पे क्या मिलता है, सोने का खान मिल जाता है। अब सोने की प्रचुरता होती है तो ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आ चुका है कि जो सबसे शुद्धतम सोने का सिक्का किसने चलाया था। देखो जब प्रचुरता रहेगी तो सिंपल सी बात है शुद्धता आएगी, तो जो शुद्धता थी वो जो सबसे शुद्ध सोने का सिक्का था वो किसने चलाया था, तो कनिष्क शासनकाल में चला था। जो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के थे वो कनिष्क शासनकाल में चले थे। अब देखो इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान थे और इनके विद्वानों और उनके पुस्तकों से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम पूछे जा चुके हैं यहां से क्वेश्चन। तो जो इसके विद्वान जो दरबारी थे इसमें सबसे पहले वसुमित्र का नाम आता है। वसुमित्र क्या थे, ये एक बौद्ध आचार्य थे, मतलब ये बौद्ध धर्म के बारे में लोगों, बौद्ध धर्म के शिक्षक थे ये। तो जो वसुमित्र है उन्होंने महाविभाषा शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है वो, वसुमित्र। और वसुमित्र क्या थे, ये एक बौद्ध आचार्य थे। फिर देखो अश्वघोष, ये तो बहुत सारे एग्जाम पूछा जा चुका है कि जो बुद्ध चरित्र पुस्तक है उसको किसने लिखा था, तो उसको किसने लिखा था, अश्वघोष ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम पूछा जा चुका है कि बुद्ध चरित्र जो पुस्तक है उसको किसने लिखा था, अश्वघोष ने। और अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के दरबारी विद्वान थे और उनको राज कवि थे। ये जो वहां का जितने भी विद्वान थे, जो अश्वघोष थे उसमें राज कवि थे और उन्होंने बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी और ये कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। अब देखो जो नागार्जुन थे इन्होंने शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो ये कई सारे एग्जाम पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में पूछता है कि जो भारत के आइंस्टाइन है वो कौन थे, तो उसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपको क्या सही करना है, नागार्जुन। ये कई सारे एग्जाम पूछा जा चुका है, फिर रिपीट करा, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं रिपीट करा के आपको चाहता हूं कि आप याद कर ले इसको। तो जो नागार्जुन थे उनको क्या बोला जाता है, भारत के आइंस्टाइन। और थोड़ा और लेवल जब बढ़ाएंगे तो ये पूछा जाएगा कि जो नागार्जुन थे वो किसके दरबारी कवि थे, किसके दरबार में रहते थे, तो किसके रहते थे, कनिष्क के। फिर अगर बात करते हैं चरक की, तो चरक जो थे वो आयुर्वेद के डॉक्टर थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी चरक संहिता। तो ये तो इनका नाम ही इनके बुक में है, चरक ने चरक संहिता लिखी थी। तो ये एक बार रिपीट करा देता हूं, जो वसुमित्र थे उन्होंने महाविभाषा शास्त्रम लिखा था, जो अश्वघोष थे इन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा था और ये कनिष्क के राजकवि थे। फिर बात करें नागार्जुन की, तो नागार्जुन ने शून्यवाद का दर्शन का प्रतिपादन किया था और इन्हें आइंस्टाइन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और बात करते हैं चरक की, तो चरक ने चरक संहिता लिखा था। फिर अब बात करते हैं रेशम मार्ग की, सिल्क रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्क रूट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं यहाँ के सिल्क रूट से, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो सिल्क रूट जो था वो चाइना, देखो चाइना में क्या होता था ना कि चाइना में रेशम बनाने की विधि को चीन ने खोज लिया था, बट किसी को बताया नहीं, कई 100 सालों तक इन्होंने छिपा के रखा दुनिया से कि रेशम कैसे बनता है। पर जो कनिष्क था वो कहीं ना कहीं था तो चीनी से तो खदेड़ा गया था, तो फिर बैक्टीरिया और तिब्बत में आके बसा था, तिब्बत से भारत में इन्वेट किया था वो, तो वो जानता था चीनियों की चालाकी को और उसने समझ लिया। तो जब भारत से इसका व्यापार होता था, ये देखो जो सिल्क रूट है ये पर्सिया, अरबिया और हिंद महासागर होते हुए जावा द्वीप तक जाता था और फिर ऐसे ही सर्कुलेटिंग में यूरोप होते हुए इजिप्ट, सोमालिया और जितने भी जावा क्षेत्र हैं और चाइना तक ये ऐसे सर्कुलेशन में घूमता रहता था। इन्होंने स्थल मार्ग के साथ साथ जल मार्ग से भी सिल्क का व्यापार होता था। तो कनिष्क समझ गया था ये भारत से होकर भी जाता था। तो कनिष्क ने व्यापारियों से पूछा कि भाई ये जो तुम लिए हो ये रेशम ये बनता कैसे है। तो व्यापारी जानते थे कि जब चीजों की अधिकता होती है ना तो उसका वैल्यू गिर जाता है। अगर वो सबको बता देते तो रेशम का वैल्यू सीधे नीचे चला जाता। आज तुम सोचो कि ताजमहल, सारे विदेशों में ताजमहल है, भारत के हर एक साल में ताजमहल है, तो क्या ताजमहल की वैल्यू इतनी रहेगी? नहीं रहेगी। इसीलिए चीन ने क्या करके छिपा के रखा था चीन ने। और सोचो ना आज भारत के हर लड़के के पास सरकारी नौकरी होती तो क्या सरकारी नौकरी का जितना वैल्यू है उतना रहता? नहीं रहता भाई, सबके पास है बट ये सबको नहीं मिलता है, जो मेहनत करता है उसी को मिलता है। तो सिल्क जो था वो सबके पास नहीं था, इसलिए इसकी वैल्यू थी। जिस प्रकार इस समय सरकारी नौकरी सबके पास नहीं है तो इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। तुम सोचो सबके पास सरकारी नौकरी है तो इसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी, इसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो ऐसे ही तो कनिष्क ने पूछा जब उनसे कि भाई एक बात बता यार, ये जो सिल्क है ये बनता कैसे, हमें भी तो बता, हम भी प्रोड्यूस करें, यहां से हम भी व्यापार करें, हम भी धन कमाएं, हम भी अपने साम्राज्य का विस्तार करें। तो जो व्यापारी थे उन्होंने बताने से साफ मना कर दिया। तो कनिष्क कहता अच्छा
हमारे राज्य का तुम मार्ग इस्तेमाल कर रहे हो और तुम हमें नहीं बताओगे। चलो बेटा तुमको बताते हैं, अब तुम दोगे सीधे 4 इंटू, मतलब जितना भी कर तुम देते हो उसका 4 गुना कर दोगे तुम। अब व्यापारी परेशान, बोले भैया ये क्या कर दिया, मतलब जितना कर लेता था, जो कनिष्क था वो जितना कर लेता था उसने कर को सीधे 4 गुना कर दिया। बोला जब नहीं बताओगे तो कर दो, साम्राज्य का विस्तार तो करना, हमें तो चाहिए पैसा, जो करना है वो करो। तो कनिष्क ने उनके मार्गों पे अधिकार कर लिया, और यहां से जब उसने मार्गों पे अधिकार कर लिया तो इसके पास पैसा बहुत आने लगा और उसने अपने राज्य का विस्तार किया। और फिर अगर बात करें तो इसके बाद जो लास्ट शासक था यह वासुदेव था, और यह एक बहुत ही कमजोर शासक था और इसने केंद्रीय सत्ता को संभाल नहीं पाया, केंद्रीय सत्ता को, और यहां से जो इसका सामंत था श्रीगुप्त, इसने इसकी हत्या कर दी। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो वासुदेव था इसकी हत्या किसने कर दी, तो श्रीगुप्त ने कर दी, और यहां से गुप्त वंश की नींव रख दी जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे, और यहां तक क्लास में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं जीएस की। तो देखो जीएस में एंशिएंट इंडिया में इस समय कवर कर रहा हूं, और इसके आने वाले 2 से 3 क्लासों में क्या करूंगा ना कि जो प्राचीन भारत है वो टोटल खत्म कर दूंगा मैं। पूरा प्राचीन भारत मैंने जैसा कि आप लोग से वादा किया है कि 20 घंटे के अंदर पूरी हिस्ट्री आपको खत्म करके दूंगा, और एकदम अच्छे से दूंगा। ये नहीं कि बस खत्म करके खत्म कर दिया है, एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगा, चीजों को समझाऊंगा, और जो भी चीजें इसमें बच जाती हैं, देखो यार हिस्ट्री जो जीएस है ना, बताया ना बहुत वास्ट है। अगर पूरा पढ़ोगे तो 1-2 क्वेश्चन तो छूटने ही है, टॉपर्स भी छोड़ के आते हैं 1-2। ये जेई का नहीं है कि 700 में 700 आ गए ना, इसमें क्वेश्चन छूटते हैं जीएस में। जीएस में क्वेश्चन छूटेंगे ही छूटेंगे आपको, हाँ, बट इतना मैं ले रहा हूं कि 90% कवर करा दूंगा जीके आपका। जो जीएस है वो 90% कवर करा दूंगा। तो अगर मैथ की बात करें, मैथ जीएस बाई एनडे को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो अगर बात करें जीएस की तो जीएस के लिए मैं हूं, और मैथ के लिए बात करें तो आकाश सर। आकाश सर से एक बार मैथ पढ़ के जरूर देखिएगा, इस चैनल के प्लेलिस्ट में है, काफी अच्छे से उन्होंने पढ़ाया मैथ को एकदम इजी में। जैसे मैं जीएस कहानी की तरह बताता हूं ना, वो मक्खन की तरह मैथ पढ़ाते हैं, मस्त मक्खन मस्त मैथ, एकदम मस्त पढ़ाते हैं मैथ वो। एक बार पढ़ के देखिएगा, उन्होंने 10+ गवर्नमेंट एग्जाम को निकाला है सिर्फ मैथ के बल में। मैथ में उनके हमेशा 100 में 100 मार्क्स आते हैं, तो किसी के 100 में 100 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको भी देखना चाहिए कि उसने क्या ऐसा किया जो आप नहीं कर रहे हैं कि आपका मैथ कमजोर है। तो एक बार मेरे वीडियो के बाद जरूर जाके चैनल में प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, आकाश भाई।